हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, माई सेल्फ कन्हैया लाल। प्रभाकर नर्सिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक लेकर के आए हैं, स्टरलाइजेशन। क्या टॉपिक लेके आए? स्टरलाइजेशन। तो स्टरलाइजेशन अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले स्टरलाइजेशन से रिलेटेड मैं कुछ डेफिनेशंस आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट है हमारी स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन होता क्या है? सबसे पहले देखो, स्टरलाइजेशन इट इज ए प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल्स कॉमा मीडियम और सरफेस मेड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस both in vegetative और स्पोर फॉर्म। ये क्या है? स्टरलाइजेशन की क्या है? डेफिनेशन है। मतलब स्टरलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल मीडियम सरफेस मेड फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजन बोथ इन वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म। इसका कहने का मतलब ये है कि स्टरलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है, एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम किसी भी आर्टिकल को, किसी भी सरफेस को, आर्टिकल जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, सरफेस है हमारे फ्लोर वगैरह है, या कोई भी मीडियम है, उनको हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या जो पैथोजन होते हैं, जो डिसीज क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, जो डिसीज इंड्यूस करने में सक्षम होते हैं, ऐसे पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें उस मीडियम या आर्टिकल या सरफेस को क्या करना है? फ्री करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रहित बनाना है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस स्टरलाइजेशन प्रोसेस में जो किल होते हैं या डेस्ट्रॉय होते हैं, वो वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म दोनों में ही डेस्ट्रॉय होते हैं। बताना चाहूँगा मैं यहाँ पर, देखो, वेजिटेटिव जो स्टेज होती है बैक्टीरिया की, वो वह स्टेज है जिसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया अपना ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन करता है। दैट इज नोन एज वेजिटेटिव स्टेज। नेक्स्ट है स्पोर फॉर्म, यानी स्पोर स्टेज। जो स्पोर स्टेज है वो बैक्टीरिया या पैथोजन की वह फॉर्म होती है जिसमें जब कंडीशन उस पैथोजन के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, मीन्स जब अनफेवरेबल कंडीशन हो जाती हैं। अनफेवरेबल का मतलब होता है जो उसके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट जब उसको मीडियम में नहीं मिल पाता है, तो वो अपने आप को स्पोर फॉर्म में क्या कर लेता है? ढाल लेता है। और स्पोर फॉर्म में बैक्टीरिया पैथोजन जो होते हैं वो नॉन लिविंग कंडीशन शो करते हैं, मतलब अलाइव कंडीशन शो करते हैं। तो स्पोर फॉर्म में जो बैक्टीरिया होता है जब अलाइव कंडीशन में रहेगा तो न तो वो ग्रोथ करेगा और ना ही मल्टीप्लीकेशन करेगा। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया? वेजिटेटिव मीन्स होता है एक ऐसी स्टेज जिसमें बैक्टीरिया अपना प्रॉपर तरीके से ग्रोथ भी कर रहा है और उसके साथ साथ मल्टीप्लीकेशन भी कर रहा है, मीन्स फेवरेबल कंडीशंस हैं। लेकिन स्पोर फॉर्म में क्या होगा? वो अलाइव कंडीशन में चला जाएगा, न तो वहां पर ग्रोथ करेगा ना ही मल्टीप्लीकेशन करेगा। और जब फर्दर अगेन दोबारा से उसको जब फेवरेबल कंडीशन मिल जाएंगी तो फिर दोबारा से वो किस फॉर्म में आ जाएगा? वेजिटेटिव फॉर्म में आ जाएगा। तो स्टरलाइजेशन में ये दोनों ही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की दोनों स्टेज हैं, वेजिटेटिव फॉर्म और स्पोर फॉर्म में, दोनों ही फॉर्म में बैक्टीरिया या पैथोजन को हम क्या करते हैं? किल करते हैं, डेस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है। सेकंड डेफिनेशन की हम बात करते हैं, वो है आपका डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मीन्स क्या होता है? इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, किलिंग और
removing all microorganisms or pathogen which are capable to induce infection, not necessarily spores। डिसइंफेक्शन का मीन्स है कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो पैथोजेंस होते हैं जो हमारे अंदर इन्फेक्शन इंड्यूस करने में सक्षम होते हैं, जो हमारे अंदर इन्फेक्शन पैदा करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल किया जाता है या उनको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। यानी जैसे कि किसी सरफेस पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेटलमेंट है, पैथोजन सेटलमेंट है, अब डिसइंफेक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, या तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो जिस आर्टिकल पर बैठा हुआ है, सेटल है, उसको या तो किल कर देंगे या क्या कर देंगे, उसको रिमूव आउट कर देंगे, उस वहां से हटा देंगे। तो इसमें डिसइंफेक्शन में किलिंग और रिमूविंग ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और पैथोजेंस, वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या पैथोजेंस को किल या रिमूव किया जा सकता है जो हमारे अंदर या ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या लिविंग सेल्स के अंदर इन्फेक्शन करने में सक्षम होते हैं, नॉट नेसेसरली स्पोर। और इसमें स्पोर्स को छोड़ करके, मतलब इस डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि इसमें स्पोर किल हो भी सकते हैं और नहीं भी किल हो सकते हैं, इसलिए नॉट नेसेसरली स्पोर्स, बट रिड्यूसिंग number of pathogens and reducing chances of infection। इसमें क्या किया जा सकता है, मतलब स्पोर इसमें किल भी हो सकते हैं, नहीं भी किल हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ पैथोजेंस है, मतलब किसी सरफेस पर जो पैथोजन प्रेजेंट हैं उनकी संख्या को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। और जब उनकी संख्या कम होगी तो ऑटोमेटिक जो इन्फेक्शन होने के चांस है वो भी क्या होंगे, यहाँ पर रिड्यूस होंगे। तो ये आपकी सेकंड डेफिनेशन थी डिसइंफेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है हमारी थर्ड, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखो, आज के टाइम से स्टरलाइजेशन करने के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो इन्फेक्शन क्रिएट होता है, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए हम बहुत सारी टेक्निक्स अप्लाइड करते हैं। घरों में भी हम खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं, हॉस्पिटल में भी जब एक पेशेंट को हम अटेंड करते हैं तो उस पेशेंट को अटेंड करने से पहले हैंड वॉश करते हैं, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करते हैं। देन उसके बाद में जब अटेंड कर लिया है, जब दूसरे पेशेंट को भी अटेंड करने जा रहे हैं तो उससे भी पहले हम हैंड वॉश करते हैं। तो ये हैंड वॉशिंग टेक्निक्स में हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस और इन सब का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं। तो जो डिसइंफेक्टेंट होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से देखते हैं। दीज आर दोज केमिकल सब्सटेंस, दीज आर those chemical substance which is applied on non living surface area to
किलिंग और रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ऐसे केमिकल प्रोडक्ट होते हैं जिनका हम यूज कहाँ पर करते हैं? नॉन लिविंग सरफेस एरिया पर करते हैं। नॉन लिविंग सरफेस एरिया का मीन्स जैसे हमारा फ्लोर हो गया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, या अदर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल है, उन पर प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। तो इनका हम यूज कहां पर करते हैं? नॉन लिविंग सरफेसेस एरिया पर। नॉन लिविंग सरफेस एरिया मतलब जिनमें जान नहीं है। ठीक है। और किस लिए कर रहे हैं? टू किलिंग और रिमूविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इन्फेक्शन क्रिएट करने में सक्षम होते हैं, कैपेबल होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किलिंग करने के लिए या रिमूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? नॉन लिविंग सरफेस एरिया पर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं, जिससे वो क्या हो जाए? वो मीडियम या वो आर्टिकल क्या हो जाए? स्टरलाइज हो जाए। ठीक है। तो ये थे आपके डिसइंफेक्टेंट। जैसे इसका एग्जाम्पल आता है आपका फिनॉल है। फिनॉल का हॉस्पिटल एनवायरनमेंट में भी फ्लोर को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ डेफिनेशन है आपकी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक्स ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज हम लिविंग सरफेस एरिया पर करते हैं या लिविंग सेल्स पर करते हैं, यानी लिविंग सेल्स पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, सेटल हैं, उनको किल करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो केमिकल सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, दैट इज नोन एज एंटीसेप्टिक्स। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? दीज आर दोज केमिकल substance which applied on living tissues to prevent infection by inhibiting the growth of microorganisms। ठीक है। तो ये वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका हम लिविंग सरफेस एरिया पर यूज करते हैं। जैसे लिविंग सरफेस एरिया का मतलब होता है लिविंग सेल्स। जैसे हैंड वॉश करने के लिए मैं अल्कोहल का यूज करता हूँ, और जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस होते हैं हैंड वॉश करने के लिए यूज करते हैं। शेवलॉन हो गया, डेटॉल हो गया, किसी भी कोई भी वुंड है, कोई भी घाव है, उसको क्लीन करने के लिए हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है। और इनका यूज क्यों करते हैं? इन्फेक्शन से बचने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मीन्स ये जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देते हैं? रोक देते हैं। जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है उस मीडियम में, उसको वहीं की वहीं क्या कर देते हैं? स्टॉप करा देते हैं, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया या पैथोजेंस हैं वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक डिक्रीज होते जाते हैं और इन्फेक्शन होने के चांस क्या हो जाते हैं? रिड्यूज हो जाते हैं। ठीक है। ये आपके कुछ टर्मिनोलॉजी थी स्टरलाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं एक वर्ड अभी तक आपको सुनाई दे रहा होगा बार बार, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कई बार मैंने ये वर्ड बोला है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इससे पहले हम ये डेफिनेशन जरूर देख लेते हैं कि आखिर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं, ऐसे सेल्स हैं या ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। नग्न आंखों से मतलब है ये जो नॉर्मली मैं अभी खड़ा हुआ हूं तो
मैं इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने की कोशिश करूंगा तो मुझे नहीं दिखाई देंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे छोटे, ऐसे बहुत ज़्यादा सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जो हमें अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, और इनको सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, दीज आर those living beings which cannot seen by our naked eye. They can seen only by the help of microscope, ठीक है। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, बहुत छोटा, जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो ये ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं पाते हैं, और इनको केवल और केवल माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है। ऐसे लिविंग बींग्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया हुआ, वायरस हुआ, ये सभी क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इतने छोटे होते हैं कि हमें अगर हमारे हाथों पर भी प्रेजेंट है तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे हाथों पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है, लेकिन वो प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको डिफरेंस बताना चाहता हूं। देखो, स्टरलाइजेशन और मैंने अभी डिसइंफेक्शन बताया था। स्टरलाइजेशन में हम दोनों ही फॉर्म में बैक्टीरियाज को क्या कर रहे थे, पैथोजन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहे थे, चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो या स्पोर फॉर्म में हो। लेकिन डिसइंफेक्शन में क्या होता है कि इसमें हम वेजिटेटिव फॉर्म में जो पैथोजन या माइक्रोब्स प्रेजेंट है उसको किल कर देते हैं, लेकिन जो स्पोर फॉर्म पैथोजेंस होते हैं उनको किल किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अब हम आगे की ओर चलते हैं स्टरलाइजेशन के मेथड्स की ओर। ये आपके कुछ डेफिनेशंस थी इस स्टरलाइजेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन का मैं फ्लो चार्ट बनाता हूं। इसका फ्लो चार्ट, इसका जो क्लासिफिकेशन है स्टरलाइजेशन का, वो इस प्रकार है। स्टरलाइजेशन को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। कितने भागों में किया है, पहले दो भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका फिजिकल मेथड, सेकंड इज केमिकल मेथड। सेकंड कौन सा, केमिकल मेथड, ठीक है। ये दो मेथड्स में हमने क्लासिफाई किया था स्टरलाइजेशन को। उसके बाद में फिजिकल मेथड्स को फर्दर हमने फिर क्लासिफाइड किया है, और इसको क्लासिफाई किया है फर्स्ट नेचुरल मेथड, जिसमें आपकी नेचुरल मेथड के अंदर आती है सनलाइट। क्या आती है, सनलाइट, ठीक है। सेकंड जो क्लासिफिकेशन किया है इसमें हीट, ये भी फिजिकल मेथड का एक टाइप है। कौन सा है, हीट। थर्ड क्लासिफिकेशन किया है हमने इसका रेडिएशन, इट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ फिजिकल मेथड। और लास्ट एंड फाइनल है आपका फिल्ट्रेशन। ठीक है। ये 4 टाइप्स में हमने फिजिकल मेथड्स को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। अभी हम केमिकल मेथड्स की बात बाद में करेंगे, पहले हम फिजिकल मेथड्स को यहां पर देखना है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है, मैं आज जो समझाने वाला हूं इस वीडियो में, वो सिर्फ आपको फिजिकल मेथड समझाऊंगा, ठीक है। फिजिकल मेथड को 4 पार्ट में डिवाइड किया, नेचुरल, हीट,
रेडिएशन और फिल्ट्रेशन। नेचुरल में सबसे पहली आती है आपकी सनलाइट। हीट को अगेन दो भागों में डिवाइड किया है हमने, दो भागों, और वो है सबसे पहले है आपकी ड्राई हीट, ड्राई हीट, और सेकंड इज दैट मॉइस्ट हीट, मॉइस्ट हीट। ये दो भागों में डिवाइड किया है, ठीक है। ड्राई हीट का क्लासिफिकेशन फिर हमने किया है 5 टाइप्स में। ड्राई हीट के भी 5 सब टाइप्स हैं। पहला है आपका रेड हीट, रेड हीट। सेकंड फ्लेमिंग, फ्लेमिंग। नेक्स्ट इंसिनरेशन, इंसिनरेशन। फोर्थ है हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन। और फिफ्थ है, यहां लिख देता हूं मैं, प्लेस नहीं रहा यहां पर, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, ठीक है। ये 5 टाइप्स में हमने ड्राई हीट को क्लासीफाई किया था। सबसे पहले रेड हीट है, नेक्स्ट है फ्लेमिंग, फोर्थ है थर्ड है इंसिनरेशन, फोर्थ है हॉट एयर ओवन और फिफ्थ है इंफ्रारेड, ठीक है। मॉइस्ट हीट का क्लासिफिकेशन अगेन हमने 3 टाइप्स में किया है। मॉइस्ट हीट के भी कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, यानी मॉइस्ट हीट हमें फर्स्ट टाइप में क्या देनी है कि ऐसी मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करानी है स्टरलाइजेशन प्रोसेस में जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब सेकंड मेथड में जो मॉइस्ट हीट का जो टाइप है वो है एट 100 डिग्री सेल्सियस। मीन्स जो स्टरलाइजेशन की जो हमें हीट रखनी है उसको, आर्टिकल्स को स्टरलाइज करते टाइम, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और थर्ड है एबव 100 डिग्री सेल्सियस, एबव 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। थर्ड में क्या है कि जो हीट, ड्राई मॉइस्ट हीट हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में आपका एग्जाम्पल है, इसका मेथड है एक पास्चराइजेशन। क्या है? पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन, ठीक है। एट 100 डिग्री सेल्सियस पर 2 होते हैं। पहला है बॉइलिंग, बॉइलिंग। नेक्स्ट है टिंडलाइजेशन, टिंडलाइजेशन। और इसमें जो एबव 100 डिग्री सेल्सियस में आता है ऑटोक्लेव। क्या आता है? ऑटोक्लेव। यानी ऑटोक्लेव क्या है? एक स्टरलाइजेशन इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आर्टिकल्स को क्या करते हैं? हम स्टरलाइज करते हैं और उसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है? एबव 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा जाता है। तो ये किसके टाइप्स हो गए? हीट के हो गए। यानी हीट को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। ड्राई हीट में सब 5 टाइप्स हैं। रेड हीट है, फ्लेमिंग्स है, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन और इंफ्रारेड, ठीक है। उसके बाद मॉइस्ट हीट का क्लासिफिकेशन किया है। मॉइस्ट हीट में फर्स्ट है आपका बिलो 100 डिग्री सेल्सियस जिसमें पास्चराइजेशन आता है। दूसरा है एट 100 डिग्री सेल्सियस जिसमें 2 आते हैं, बॉइलिंग है एक, और एक है टिंडलाइजेशन, ठीक है। थर्ड है एबव 100 डिग्री सेल्सियस जिसमें ऑटोक्लेव आता है। क्या आता है? ऑटोक्लेव आता है, ठीक है। ये आपके हीट जो फिजिकल मेथड सेकंड जो टाइप है हीट है उसका क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेडिएशन की। रेडिएशन को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपकी आयोनाइजिंग, आयोनाइजिंग, और सेकंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन अगेन हमने किया है और वो क्लासिफिकेशन है कैंडल फिल्टर। फर्स्ट है कैंडल फिल्टर, सेकंड है आपका एस्ब्यूटोस फिल्टर,
और नेक्स्ट है, थर्ड है मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है। ये फिजिकल मेथड्स का क्लासिफिकेशन है, किसका? स्टरलाइजेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर यदि नेचुरल की, नेचुरल में पहली सनलाइट होती है, क्योंकि सनलाइट नेचुरल टाइप्स है फिजिकल मेथड का। इसमें जो नेचुरल लाइट्स होती हैं उसमें यूवी रेज होती हैं, और वो यूवी रेज का जो इफेक्ट होता है वो जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है। मीन्स जो यूवी रेज होती हैं वो जर्म्स को किल करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, जिसका मोस्टली हम यूज कहाँ पर करते हैं? जो लेक्स हैं, नदी हैं, टैंक्स हैं या रिवर्स हैं, उनके वाटर को स्टरलाइज करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए सनलाइट का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ऑटोमेटिक क्या नेचुरली स्टरलाइज होती रहती हैं, ठीक है। हीट में ड्राई हीट की बात करें तो इसमें सबसे पहले रेड हीट होती है। रेड हीट में क्या होता है कि इसमें जो फ्लेम होती है, आग होती है, उस फ्लेम में हम किसी इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं? होल्ड करके रखते हैं, और तब तक रखते हैं जब तक वो रेड हॉट में कन्वर्ट नहीं हो जाए। रेड हॉट का मतलब होता है जब तक वो इंस्ट्रूमेंट उस आग के अंदर लाल नहीं पड़ जाए, तब तक वो क्या करना है? उस रेड हीट के संपर्क में हमें वो इंस्ट्रूमेंट रखना है, ठीक है, जिससे उस पर जो प्रेजेंट माइक्रोब्स या जो भी पैथोजन है वो क्या हो जाए? किल हो जाए। नेक्स्ट है फ्लेमिंग। फ्लेमिंग का मतलब होता है जो फायर की जो फ्लेम है, फ्लेम मीन्स जो लौ है आग की, उसमें से हमें जो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करना है उसको ऐसे करके क्या करना है? पास आउट कराना है, और ध्यान रखना है कि वो लाल नहीं हो जाए, ठीक है। लाल नहीं पड़ने देना, उससे पहले हमें वो क्या कर लेना है? वहां से हटा लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन जो होता है वो एक्सीलेंट मेथड है, किसका? स्टरलाइजेशन का। बहुत एक्सीलेंट मेथड है। इसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसका नाम है इंसिनरेटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? इंसिनरेटर। इंसिनरेटर क्या करता है कि इसमें जो भी पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है, पैथोलॉजिकल वेस्ट है जैसे ब्लड है, कोई भी टिश्यू है ना, बॉडी पार्ट है, कोई ऑर्गन है, पैथोलॉजिकल वेस्ट है। और भाई पैथोलॉजिकल वेस्ट के अंदर क्या है? सब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? प्रेजेंट रहते हैं। तो पैथोलॉजिकल वेस्ट को या कॉन्टामिनेटेड जो क्लॉथ होते हैं उनको, या और भी अदर वेस्ट है उसको बर्न करने के लिए हम इंसिनरेशन प्रोसेस का क्या करते हैं? यूज करते हैं। और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसका नाम होता है इंसिनरेटर, ठीक है। तो ये इंसिनरेटर क्या करता है कि उस मटेरियल को क्या कर देता है? बर्न कर देता है, और किस में कन्वर्ट कर देता है? आस में कन्वर्ट कर देता है, मीन्स जला करके राख बना देता है। तो इसलिए इसको बेस्ट मेथड माना गया है इंसिनरेटर को। नेक्स्ट आता है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन में इसमें ड्राई हीट का हम यूज करते हैं। इसमें भी हम जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, अदर इंस्ट्रूमेंट है, आर्टिकल्स हैं, उनका स्टरलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। नेक्स्ट है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड में हम जो इसका भी हम स्टरलाइजेशन आर्टिकल्स को स्टरलाइज करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है। इनका भी मैं एक एक से डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। नेक्स्ट जो है मॉइस्ट हीट है। मॉइस्ट हीट में सबसे पहले बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें पार्चराइजेशन आता है। पार्चराइजेशन में भी 2 टाइप्स के होते हैं, होल्डिंग मेथड है और फ्लैश मेथड है। इसमें मिल्क को पार्चराइज करने के लिए उसको मतलब उसमें जो प्रेजेंट माइक्रोब्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम पार्चराइजेशन करते हैं। नेक्स्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 में सबसे पहला बॉइलिंग। बॉइलिंग में क्या करते हैं? इसमें वाटर को क्या 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उबालते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनको उसमें क्या करा देते हैं? पूरी तरीके से इमर्ज करा देते हैं, डिप करा देते हैं, डुबो देते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करते हैं? बॉयल करते हैं, जिससे उस इंस्ट्रूमेंट पर प्रेजेंट जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाए? किल हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात है कि जो बॉइलिंग होता है इसमें स्पोर फॉर्मिंग जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें 100 से अबव क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो ये इसका क्या है? बॉइलिंग का एक डिसएडवांटेज है। टिंडलाइजेशन में भी हम क्या है? मॉइस्ट हीट के थ्रू आर्टिकल्स को स्टरलाइज करते हैं, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रहित बनाते हैं। नेक्स्ट है अबव 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें हम ऑटोक्लेव का क्या करते हैं? यूज करते हैं। बात करें रेडिएशन की, इसमें आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग मीन्स ऐसी रेडिएशन से जो आयंस का क्या करें? रिलीज करें। नेक्स्ट है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जिसमें एक्सरेज को नॉन आयोनाइजिंग में जो ऐसी रेडिएशंस जो आयंस का क्या है? देखो नॉन आयोनाइजिंग में आती है आपकी सबसे पहले इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज है आपकी ना, यूवी रेज है, ये सभी क्या है? नॉन आयोनाइजिंग है, ठीक है। और मैं लिख देता हूं यहाँ पर, कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले नॉन आयोनाइजिंग में आती हैं
यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज। इसमें आती हैं एक्सरे, कॉस्मिक रे और गामा रेज। ये किसकी है? आयोनाइजिंग की। और ये नॉन आयोनाइजिंग में यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज। फिल्ट्रेशन में उस फ्लूइड को फिल्टर करते हैं जो हीट लेवल होता है। मतलब हीट लेवल का मतलब होता है जिसको गर्म करने पर उसके प्रेजेंट जो कंटेंट हैं वो क्या हो जाए? डेस्ट्रो हो जाए। तो ऐसे फ्लूइड को हम फिर हीट नहीं करेंगे, क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे, उसको छानेंगे, है ना। और जैसे ह्यूमन सीरम है, एंटीबॉडीज हैं, ये सब, इन सब को हमें क्या करना है? फिल्टर करना है। तो ये आपका क्या था? इसका फिजिकल मेथड का क्लासिफिकेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं हम केमिकल मेथड का। केमिकल मेथड्स में आते हैं सबसे पहले आपका एल्कोहल है, एल्कोहल। सेकंड एल्डिहाइड। नेक्स्ट है फिनॉल्स, हेलोजन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, डाइस हैं, गैसेस हैं, ये सभी क्या है? ये केमिकल्स मेथड में आती हैं। तो हमें सिर्फ स्टडी आज की वीडियो में हम क्या बताएंगे? सिर्फ आपको फिजिकल मेथड्स के बारे में बताएंगे। अब 1 बाय 1 हम इनका डिस्क्रिप्शन करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको डिस्क्रिप्शन करने से पहले मैं आपको स्टरलाइजेशन के पर्पस बता देता हूँ। पर्पस ऑफ स्टरलाइजेशन, कि हम स्टरलाइजेशन कर क्यों रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? इनको 1 बाय 1 डिस्क्राइब करेंगे मेथड्स को। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन करने के पर्पज हैं। सबसे पहला पर्पज है टू मेक आर्टिकल फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फर्स्ट क्या है? टू मेक आर्टिकल्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब फर्स्ट पर्पज है, फर्स्ट हमारा उद्देश्य है कि जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है, फ्री बनाना है। मतलब उस पर प्रेजेंट जो पैथोजन या माइक्रोब्स हैं उनको क्या करना है? किल करना है या रिमूव करना है। फर्स्ट पर्पज है हमारा। ठीक है, सेकंड पर्पज है, क्यों कर रहे हैं? सेकंड है टू मेक कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। टू मेक कंप्लीट destruction of microorganisms। ठीक है, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं किसी भी आर्टिकल पर या किसी भी सरफेस पर, उसको हमें पूरी तरीके से क्या करना है? डिस्ट्रक्ट करना है। और वो किससे संभव होगा? स्टरलाइजेशन से ही संभव होगा, और तो संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि स्टरलाइजेशन एक ऐसी विधि होती है जिसमें हम वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं, दोनों ही फॉर्म में उनको क्या कर देते हैं? हम किल कर देते हैं। ठीक है, तो सेकंड पर्पस क्या था? टू मेक द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पूरी तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देना? डिस्ट्रक्ट कर देना, उनको किल कर देना। ये हमारा दूसरा पर्पस था। तीसरा पर्पस आता है आपका टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट यूज्ड इन द सर्जिकल प्रैक्टिस। यानी जो सर्जिकल प्रैक्टिस के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट या जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनको क्या करना है? हमें स्टरलाइज करना है। ठीक है, तो टू स्टरलाइज द इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट
इक्विपमेंट यूज्ड इन सर्जिकल प्रैक्टिस, सर्जिकल प्रैक्टिस यानी जो सर्जिकल प्रैक्टिस के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट यूज्ड होते हैं उनको क्या करना है, हमें स्टरलाइज करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रहित करना है। नेक्स्ट है टू कीप द आर्टिकल इन सच ए कंडीशन दैट दे आर रेडी फॉर यूज ऑफ एनी टाइम। दूसरी पर्पज क्या है कि जो आर्टिकल्स हैं उनको उस कंडीशन में यानी स्टरलाइज कंडीशन में रखना है जिससे कि जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़े उनको यूज करने की तो हम उनको क्या कर लें, यूज कर लें। जैसे अभी किसी की हमने सर्जरी की और सर्जरी करने के बाद हम क्या करेंगे, उन इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने के लिए भेज देंगे, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए हम स्टरलाइज करेंगे, जिससे अगेन सर्जरी की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से हम उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को दोबारा फर्दर यूज कर सकें। तो किसी भी टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट को दोबारा यूज करने के लिए उनको हम ऑलरेडी पहले से क्या रखेंगे, रेडी रखेंगे, तैयार रखेंगे, जिससे उनको हम कभी भी क्या कर सकें, यूज कर सकें। तो फोर्थ क्या है, टू कीप द articles such a condition that they are ready for use at any time, एनी टाइम, मतलब उस कंडीशंस में रखना है जिसको हम कभी भी यूज कर सकें। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ पर्पज है टू द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड हेल्थ केयर स्टाफ, यानी हेल्थ केयर स्टाफ और पेशेंट दोनों की सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उनको क्या रखेंगे, स्टरलाइज रखेंगे। भाई ऐसा नहीं है कि जो इंस्ट्रूमेंट मान के चलो कोई भी पेशेंट है, हेपेटाइटिस का पेशेंट है और हमने उस पेशेंट के जो उस पर इंस्ट्रूमेंट या जो भी आर्टिकल यूज किए हैं उन्हीं आर्टिकल्स को बिना स्टरलाइज किए हुए हमने किसी नॉन हेपेटाइटिक पेशेंट पर अप्लाइड कर दिया है, तो क्या होगा, उस पेशेंट से दूसरे पेशेंट में हेपेटाइटिस फैलने के क्या होंगे, चांस होंगे, क्योंकि हमने उस इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट का दूसरे नॉन इन्फेक्टेड पर्सन पर क्या कर लिया, यूज कर लिया है। तो अपनी खुद की सेफ्टी रखनी है हमें, स्टाफ यानी नर्सिंग जो हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनकी सेफ्टी के लिए, और उसके साथ साथ पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे, आर्टिकल्स को स्टरलाइज करके रखेंगे। तो फिफ्थ पर्पज है फॉर द सेफ्टी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर एंड पेशेंट्स, ठीक है। ये सभी क्या हमारे पर्पज हैं, किसके लिए, स्टरलाइजेशन, यानी इन पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट अब हम बताते हैं डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले बात करते हैं हम फिजिकल मेथड्स में नेचुरल मेथड की। डिस्क्रिप्शन फर्स्ट है हमारा फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में भी कौन सा पढ़ना है हमें, नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड और उसमें भी क्या है, सनलाइट। ये फर्स्ट है। देखो सनलाइट क्या है, इट इज ए नेचुरल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। कैसा मेथड है, नेचुरल मेथड है स्टरलाइजेशन का। इट इज द नेचुरल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन
स्टरलाइजेशन, ठीक है। सनलाइट हैज एन एक्टिव germicidal effects due to presence of UV रेज, ठीक है। मतलब जो सनलाइट है वो एक नेचुरल मेथड है स्टरलाइजेशन का। सनलाइट के अंदर क्या होती है, जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है। जर्मिसाइडल इफेक्ट का मतलब होता है जर्म्स को किल करने की क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। क्योंकि सनलाइट के अंदर यूवी रेज क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और यूवी रेज ये क्या करती हैं कि जो प्रोटीन होती है बैक्टीरिया के अंदर, उस प्रोटीन को क्या कर देती है, डिस्ट्रक्ट कर देती है, जिससे जो माइक्रोब्स है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है, ठीक है। इसका यूज हम कहां पर करते हैं, इट इज यूज टू स्टरलाइज, इट इज यूज टू sterilizing lakes, river and tank of water, यानी जो झील हैं, रिवर हैं या जो वाटर टैंक हैं, उन वाटर्स को, उनके पानी को स्टरलाइज करने के लिए, प्योर करने के लिए सनलाइट्स का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका क्या था, सनलाइट था। सेकंड बात करते हैं हम ड्राई हीट की। किसकी, ड्राई हीट। सेकंड टाइप है फिजिकल मेथड का ड्राई हीट। ड्राई हीट को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। इट इज टू टाइप्स, इट इज टू टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट टाइप्स बताया था मैंने आपको रेड हीट में, सॉरी हीट आएगा, सिर्फ यहां पर हीट रहेगा। फर्स्ट टाइप बताया था आपको ड्राई हीट, ड्राई हीट, और सेकंड बताया था मॉइस्ट हीट। ये टू टाइप्स होती है हीट की, मॉइस्ट हीट, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं किसकी, ड्राई हीट की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ड्राई हीट की बारे में बात करते हैं अभी। चला गया, ठीक। तो बात करते हैं हम सबसे पहले ड्राई हीट। ड्राई हीट, इसमें भी सबसे पहले बात करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल रेड हीट की। रेड हीट, ठीक है, रेड हीट। रेड हीट में क्या होता है, हीटिंग ओवर फायर टिल दे बिकम रेड हॉट। मतलब रेड हीट में क्या करेंगे, जो इंस्ट्रूमेंट है या जो भी आर्टिकल है, हम उसको जो फायर के ऊपर, जो फायर है यानी फ्लेम की फायर है, उस पर क्या करेंगे, हीट करेंगे। और कब तक गर्म करेंगे, जब तक वो रेड हॉट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, मतलब लाल नहीं पड़ जाता है, तब तक हम उसको गर्म ही करते रहेंगे, ठीक है। और उस पर जो सेटल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेस्ट हो जाएगा। जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं रेड हीट के थ्रू स्टरलाइज करने के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज करेंगे। सबसे पहला होता है टिप ऑफ फॉरसेप, ठीक है। जो फॉरसेप्स होती हैं उनकी टिप्स को स्टरलाइज करने के लिए निडल्स हैं। उसके अलावा वायर और लूप, ठीक है। इन सभी आर्टिकल्स को हम क्या करेंगे, रेड हीट के थ्रू क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे, यानी टिप ऑफ फॉरसेप, निडल्स और वायर और लूप्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेमिंग। दूसरा क्या इसी का टाइप्स है, फ्लेमिंग, ठीक है। फ्लेमिंग्स में क्या होता है, इन दिस मेथड
आर्टिकल पास्ड थ्रू, आर्टिकल्स पास्ड थ्रू बंसन्स फिल्म, बंसन फिल्म without allowing them रेड हॉट। ठीक है, मतलब इसमें क्या करेंगे, फ्लेमिंग में मैंने अभी बताया था कि जैसे ये कोई आर्टिकल्स है, आग जली हुई है, उसको हम ऐसे करके क्या करेंगे, उसको आग है, उस जो लॉ है आग की, उसको ऐसे पास आउट कराते रहेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि उसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम स्टरलाइज कर रहे हैं वो क्या है, रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं स्टरलाइज करने के लिए वो है आपके ग्लास स्लाइड्स हैं, स्कालपेल्स हैं, स्कालपेल्स। ठीक है, एंड कल्चर ट्यूब्स हैं, एंड कल्चर ट्यूब्स, स्कालपेल्स और ग्लास स्लाइड हैं। इन सभी को हम किस मेथड के थ्रू स्टरलाइज करेंगे, फ्लेमिंग मेथड्स के थ्रू स्टरलाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइप्स आता है इसी का ड्राई हीट का, वो आता है आपका हॉट एयर ओवन। क्या आता है, हॉट एयर ओवन। थर्ड टाइप है इसका हॉट एयर ओवन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, हॉट एयर ओवन जो होता है, इट इज सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला मेथड होता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम हॉस्पिटल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जनरली मैं आपको बताऊं, ये चैम्बर्ड होता है, इसमें चैम्बर्स होते हैं जिसमें हम आर्टिकल्स को क्या करके रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, इन चैम्बर्स के बीच में एक पंखा फैन लगा हुआ होता है, जो फैन का काम होता है कि जो ड्राई हीट होती है उसको सभी चैम्बर्स में, उस ड्राई हीट को प्रॉपर अमाउंट में, एडिक्वेट अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी एयर को सभी जगह तक क्या करना, पहुंचाना। ये फैन का क्या होता है, इसमें काम होता है। तो फैन इसके अंदर एक फिट होता है, और उसके अलावा भी इसमें एक थर्मो स्टेट फिट होता है, जो यहाँ के टेम्परेचर को, इस हॉट एयर ओवन के अंदर के टेम्परेचर को क्या करके रखता है, रेगुलेट करके रखता है। तो इट इज़ द, देखते हैं इसके बारे में, इट इज़ द मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड है स्टेरिलाइजेशन में। ठीक है, बाय ड्राई हीट, यानी ड्राई हीट का किस टाइप्स की हीट का यूज कर रहे हैं हम हॉट एयर ओवन में, ड्राई हीट का। ठीक है, उसके बाद द ओवन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड, यानी ये किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। द ओवन इज इलेक्ट्रिकली हीटेड एंड इज फिटेड विद ए फैन, यानी इसमें क्या होता है, एक पंखा फिट रहता है, और जो इसका काम क्या होता है, फिटेड ए फैन फॉर, किसके लिए होता है फैन इसमें, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट एयर इन इट्स चैम्बर्स, यानी हॉट एयर को इसके चैम्बर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसमें क्या होता है, एक फैन फिट रहता है। ठीक है, और
जो इलेक्ट्रिकली ये क्या होता है, स्वचालित होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो हॉट एयर ओवन है वो क्या होता है, चलता है। ठीक है, उसके अलावा भी इट आल्सो कंसिस्ट ए thermostat for regulate its temperature, यानी इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इसमें क्या होता है, थर्मोस्टेट फिट होता है। इसका जो टेम्परेचर होता है हॉट एयर ओवन का, यानी टेम्परेचर और टाइम कितना होता है, टेम्परेचर जो हम इसमें देंगे वो करीब कितना होता है, 160 डिग्री सेल्सियस यानी 160 डिग्री सेल्सियस इस हॉट एयर ओवन का क्या रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे, और इसी टेम्परेचर पर हम इसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनको क्या करेंगे, इतने टेम्परेचर पर गर्म करेंगे यानी स्टरलाइज करेंगे। उसके बाद में इसका जो टाइम रखते हैं वो होता है करीब 1 आवर्स, यानी 1 घंटे के लिए 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम आर्टिकल्स को क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से स्टरलाइज करते हैं, ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं अभी। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं जिनको हम हॉट एयर ओवन के थ्रू क्या करें, स्टरलाइज करें, वो होते हैं आपके ग्लास वेयर, ठीक है, कॉमा फोर्सेप्स स्कालपेल्स, ठीक है, स्कालपेल्स। उसके अलावा भी सीजर्स हैं, सिरिंज है, सिरिंज सीजर्स और स्वैब, लिक्विड पैराफिन से हैं, स्वैब एंड लिक्विड पैराफिन्स। ठीक है, ये सभी आर्टिकल्स को हम हॉट एयर ओवन के थ्रू क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। ग्लास वेयर्स है, फोर्सेप है, स्कालपेल्स है, सिरिंज है, सीजर्स है, स्वैब, लिक्विड पैराफिन्स। ठीक है, उसके बाद में प्रिकॉशंस क्या है, यानी हॉट एयर ओवन के अंदर आर्टिकल्स को स्टरलाइज करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ऐसी कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जब स्टरलाइज यानी इंस्ट्रूमेंट प्लेस करते समय हमें ध्यान रखने, तो वो प्रिकॉशंस क्या क्या हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस सबसे पहला है, फर्स्ट सावधानी हमें क्या बरतनी है, इट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, यानी इंस्ट्रूमेंट जो हम प्लेस कर रहे हैं हॉट एयर ओवन के अंदर, वो उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट उसमें ओवरलोड नहीं करने, ज़्यादा नहीं रखने, जितनी उसके चैम्बर्स की क्षमता है उतने ही इंस्ट्रूमेंट हमें क्या करने हैं, स्टरलाइज करने के लिए उसमें प्लेस करने हैं, मतलब ज़्यादा कंजेशन हमें उसके अंदर नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट है द मटेरियल शुड बी अरेंज्ड इन ए मैनर। सेकेंड सावधानी क्या है, द materials should be arranged in a manner, यानी ऐसे मैनर में रखना है which allow free circulation of air, which allow free सर्कुलेशन ऑफ एयर, मतलब जो आर्टिकल्स हम हॉट एयर ओवन के अंदर रख रहे हैं वो उस तरीके से हमें उसमें प्लेस करने, ऐसे अरेंज करने हैं जिससे कि उनके चारों तरफ जो एयर है वो पूरी तरीके से सर्कुलेट हो सके, यानी एयर प्रॉपर अमाउंट में उन आर्टिकल्स के संपर्क में आ सके, इस तरीके से हमें रखना है। मतलब ज़्यादा पास में हमें वो आर्टिकल्स ऐसे नहीं रखने, क्योंकि यदि हम बिल्कुल पास में उन इंस्ट्रूमेंटों को रखेंगे तो उनके बीच में जो बचेगी, साइड बचेगी, वहाँ तक ड्राई एयर पहुँच नहीं पाएगी, और जब ड्राई एयर यहाँ
एंट्री नहीं करेगी तो ये एरिया कैसा रह जाएगा, नॉन स्टरलाइज हो जाएगा, मतलब यहाँ का एरिया स्टरलाइज नहीं हो पाएगा और हमारे इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर तरीके से स्टरलाइज नहीं होंगे। तो हमें इंस्ट्रूमेंट कैसे रखने, यानी इनके बीच में ऐसे करके गैप रखना है, जिससे कि इनको चारों तरफ से जो ड्राई एयर का सर्कुलेशन है वो क्या हो सके, इनको प्राप्त हो सके, ठीक है, जिससे कंप्लीटली इनका क्या हो जाए, स्टरलाइजेशन हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट सावधानी क्या है कि जो मटेरियल हम इसके अंदर प्लेस कर रहे हैं वो पूरी तरीके से ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, यानी गीले या पानी से भिगे हुए इंस्ट्रूमेंट हम इसके अंदर प्लेस नहीं करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, मटेरियल टू बी स्टरलाइज्ड शुड बी परफेक्टली ड्राई, यानी जो मटेरियल हमें स्टरलाइज करने हैं, मटेरियल शुड बी स्टरलाइज्ड जो हमें मटेरियल स्टरलाइज्ड करने हैं वो कैसे होने चाहिए, शुड बी परफेक्टली ड्राई, यानी पूरी तरीके से कैसे होने चाहिए, सूखे होने चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट सावधानी क्या है, नेक्स्ट सावधानी है कि कोई भी इन्फ्लामेबल मटेरियल यानी ज्वलनशील पदार्थ उसके अंदर हमें प्लेस नहीं करना है। अवॉइड फिफ्थ पॉइंट है ये, अवॉइड टू प्लेस एनी इन्फ्लामेबल सबस्टेंस, क्योंकि वो उसके अंदर क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ सकता है, जिससे उसको भ्रष्ट होने की क्या होते हैं, चांस होते हैं। तो कोई भी ज्वलनशील पदार्थ हम हॉट एयर ओवन के अंदर नहीं रखेंगे। ये क्या थे, इसके प्रिकॉशंस थे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम इंसिनरेटर। ड्राई हीट का ही टाइप्स है इंसिनरेशन, ठीक है। फोर्थ टाइप है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है कि जितने भी पैथोलॉजिकल वेस्ट होता है या जो भी कॉन्टामिनेटेड क्लॉथ्स होते हैं या अदर जो भी वेस्ट होता है, हम एक इंसिनरेटर नाम के इंस्ट्रूमेंट के थ्रू क्या करते हैं, उनको बर्न करते हैं और वो बर्निंग के दौरान वो उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, राख में परिवर्तित कर देता है, आसिस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत एक्सीलेंट मेथड है स्टरलाइजेशन का। तो इसमें सब कुछ साफ हो जाता है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं बचती है, चाहे वो स्पोर फॉर्म में हो चाहे वो वेजिटेटिव फॉर्म में हो, सभी के सभी क्या हो जाते हैं, इसमें डेस्ट्रो हो जाते हैं, राख बन जाते हैं, ठीक है। तो बेस्ट मेथड माना गया है इंसिनरेटर को। इट इज़ द, इसके बारे में देखते हैं, इट इज़ द एक्सीलेंट, कैसा मेथड है, बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन का सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। यूज्ड फॉर रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ, किस लिए यूज होता है, यूज्ड फॉर रैपिड डिस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल मटेरियल को डिस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। हॉस्पिटल मटेरियल्स में क्या क्या आएगा आपका, पैथोलॉजिकल वेस्ट भी आएगा, पैथोलॉजिकल वेस्ट, ठीक है, और कॉन्टामिनेटेड क्लॉथ्स भी हैं, कॉन्टामिनेटेड क्लॉथ्स, ये भी इन्फेक्टेड है भाई, बहुत ज़्यादा है तो कॉन्टामिनेटेड है, ठीक है। और उसके अलावा पैथोलॉजिकल वेस्ट हो ही गया, कॉन्टामिनेटेड हो गया, और कोई भी एनिमल टिश्यू एंड एनी टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का मतलब होता है बॉडी का कोई भी पार्ट,
तो ये सभी क्या है, यानी ये एक ऐसे बेस्ड है जिन पर बहुत ज़्यादा संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हम पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, डेस्ट्रॉय ही कर देते हैं और राख में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा इंसिनरेटर है। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, यानी जो इंसिनरेशन प्रोसेस होती है, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है इंसिनरेटर। इंसिनरेटर यानी यूज्ड इन इंसिनरेशन प्रोसेस। इंसिनरेशन प्रोसेस, इंसिनरेशन विधि में यूज होने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो, उसका नाम क्या है, इंसिनरेटर नाम है। ठीक है, तो ये आपके क्या थे, आपके ड्राई हीट्स के क्या थे, टाइप्स थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम मॉइस्ट हीट के बारे में। ये ड्राई हीट के टाइप्स थे। ड्राई हीट में पहला बताया था आपको मैंने रेड हीट। रेड हीट में आपका फ्लेमिंग और रेड हीट बताया, फिर दूसरा फ्लेम बताया, थर्ड मैंने हॉट एयर ओवन बताया था, फोर्थ क्या है, इंसिनरेशन बताया। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम मॉइस्ट एयर की। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, सेकंड टाइप क्या है इसका, हीट का ही, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन, इसको भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया गया था। पहला हमने बताया था, कौन सा था आपका, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे हमें क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइज करना है। ठीक है, जिसमें आपका कौन सा मेथड आता है, पार्शराइजेशन आता है। ठीक है, कौन सा मेथड आता है, पार्शराइजेशन। पार्शराइजेशन, ठीक है, पार्शराइजेशन मेथड है। इस मेथड्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं आपके, 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है होल्डिंग मेथड। होल्डिंग मेथड, ठीक है, होल्डिंग मेथड्स में क्या करते हैं कि जो मिल्क है इसका हम पार्शराइजेशन किसका करेंगे, मिल्क का ही तो करेंगे। किसका करेंगे, मिल्क का। तो जो मिल्क है उसको हम होल्ड करके रखेंगे 30 मिनट तक, और टेम्परेचर जो होगा वो 60 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी होल्डिंग मेथड में होल्ड द मटेरियल एट 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट के लिए 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम उस मटेरियल को क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, ये था होल्डिंग मेथड। दूसरा है फ्लैश मेथड। कौन सा है, फ्लैश मेथड। फ्लैश मेथड इसमें क्या होता है कि इसमें 15 से 20 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर हम जो भी मटेरियल है उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, फ्लैश करेंगे, और उसके बाद उसको जल्दी से ही 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करेंगे, कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। ठीक है, और 13 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर भी क्या कर सकते हैं, हम इसको कूल आउट कर सकते हैं, ठंडा कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, फ्लैश फॉर 10 to 20 सेकेंड, 10 to 20 सेकेंड्स, यानी 10 से 20 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, इसको फ्लैश करेंगे एट 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। फ्लैश फॉर 10 to 20 सेकेंड एट 72 डिग्री सेल्सियस, यानी 72 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 से 20 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, उस मटेरियल को फ्लैश करेंगे। फ्लैश करने के बाद उसको देन क्या करेंगे, देन क्विक कूलिंग एट 13 डिग्री सेल्सियस और बिलो, यानी
और क्या करना है, हमें जल्दी से उसको 13 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा करना है और उससे भी कम टेम्परेचर पर भी क्या करेंगे, हम ठंडा करेंगे। ये क्या आता है, आपका पार्चराइजेशन मेथड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो था बिलो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सेकंड की बात करते हैं हम एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मॉइस्ट हीट के थ्रू हम किस प्रकार आर्टिकल्स का स्टरलाइजेशन करेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेकंड टाइप किसका आता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो सबसे पहला मेथड आता है इसमें बॉइलिंग, मीन्स उबलना, बॉइलिंग मेथड, बॉइलिंग मेथड, ठीक है। बॉइलिंग मेथड्स में क्या होता है, देखो इसमें जो भी आर्टिकल या इंस्ट्रूमेंट हमें स्टरलाइज करना है उसको पानी में क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से इमर्ज्ड कर देते हैं, डुबो देते हैं, और डुबो करके उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। कितने, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 10 मिनट के लिए टाइम रखते हैं, यानी 10 मिनट तक उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर उस वाटर को बॉयल करेंगे, ठीक है। बॉयल करने के बाद इसमें क्या होता है कि मोस्टली हमारे जो पैथोजेंस होते हैं वो किल हो जाते हैं, लेकिन स्पोर फॉर्म जो पैथोजेंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, क्योंकि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको किल करने के लिए हमें 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बॉइलिंग मेथड में, बॉइलिंग एन इंस्ट्रूमेंट, बॉइलिंग एन इंस्ट्रूमेंट्स आर्टिकल्स इमर्ज्ड fully in water, fully in boiling water at 100 degree Celsius, at 100 degree Celsius टेम्परेचर फॉर कितनी देर के लिए, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, उसको बॉयल करेंगे फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। एंड किल मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, एंड किल्ड आउट मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। जो माइक्रोब्स हमारे अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करने में सक्षम हैं, उन माइक्रोब्स को हम क्या करेंगे, बॉइलिंग मेथड के थ्रू क्या करेंगे, किल्ड कर देंगे, ठीक है। ये था आपका बॉइलिंग मेथड्स, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर का जो टेम्परेचर रखेंगे या उसको जो बॉयल करेंगे उसका टेम्परेचर कितना रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस रखना है, और उसमें जो आर्टिकल हमें स्टरलाइज करने हैं वो ध्यान रखना है कि पूरी तरीके से उसमें डूब जाने चाहिए, मतलब ऊपर नहीं रहने चाहिए, पानी हमें रखना है एडिक्वेट अमाउंट में, ठीक है। और उसको हम 10 मिनट के लिए गर्म करते रहेंगे, जिससे उसमें जो प्रेजेंट पैथोजन या माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट ये था बॉइलिंग मेथड। इसका देखो डिसएडवांटेज एक ही है बॉइलिंग मेथड का, डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें स्पोर फॉर्मिंग जो पैथोजेंस होते हैं, स्पोर फॉर्म पैथोजेंस आर नॉट किल्ड। स्पोर फॉर्म पैथोजेंस क्या होते हैं, इसमें किल्ड नहीं होते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको किल करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, और इसको इफेक्ट बनाना है, बेटर करना है बॉइलिंग मेथड को, और ज़्यादा हमें इफेक्ट क्रिएट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट का 2% सॉल्यूशन क्या कर देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे, जिससे जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो और अच्छी तरीके से क्या हो जाएं, स्टरलाइज हो जाएं। तो किस सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, यानी 2% सोडियम बाइकार्बोनेट, 2% सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये क्या करेंगे, हम वाटर में मिला देंगे, और जिससे हमारा जो स्टरलाइजेशन प्रोसेस है बॉइलिंग मेथड के थ्रू वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बने, अच्छा हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब इसी की, ये था एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था हमने बॉइलिंग बता दिया, यानी इसमें दो थे, पहला बॉइलिंग, दूसरा आता है आपका टिंडलाइजेशन।
दूसरा क्या है, टिंटिलाइजेशन, ठीक है। टिंटिलाइजेशन, टिंटिलाइजेशन में क्या होता है कि स्टरलाइजेशन ऑफ आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय स्टीम हीट, यानी इसमें भी क्या करते हैं हम, स्टरलाइजिंग आर्टिकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स बाय स्टीम हीट एट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टीम हीट के थ्रू हमें क्या करना है, आर्टिकल्स को स्टरलाइज करना है, ठीक है। ये होता है टिंटिलाइजेशन। नेक्स्ट जो बात करते हैं, थर्ड टाइप है इसका मॉइस्ट हीट का, एट एबव 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यानी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा पर हमें क्या करना है, इंस्ट्रूमेंट्स का क्या करना है, स्टरलाइजेशन करना है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का ऑटोक्लेव, क्या है, ऑटोक्लेव। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट कॉमन मेथड है स्टरलाइजेशन का। तो ऑटोक्लेव क्या है, सबसे पहले इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन का मोस्ट कॉमन मेथड होता है टू स्टेरिलाइज सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए कोमा और भी अदर इक्विपमेंट है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और अदर इक्विपमेंट, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेथड है ऑटोक्लेव, ठीक है। और इसको हम यूज किस लिए कर रहे हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए और अदर इक्विपमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज होते हैं वो किस पर होते हैं, हाई टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर कोमा प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, यानी जो ऑटोक्लेव के अंदर जो स्टेरिलाइज हो रहा है आर्टिकल, वो किसके थ्रू होते हैं, हाई टेम्परेचर के थ्रू, प्रेशर भी क्या होता है, हाई होता है, और ह्यूमिडिटी के थ्रू भी होते हैं, ठीक है। अब इसकी पढ़ते हैं मैकेनिज्म, यानी ये वर्क कैसे करता है स्टेरिलाइज करने का। देखो जो ऑटोक्लेव होता है, एक तरीके से जो प्रेशर कुकर होता है, आपने अपने घरों में देखा होगा, जिस प्रिंसिपल पर जो हमारा प्रेशर कुकर वर्क करता है, उसी प्रिंसिपल पर ये क्या करता है, हमारा ऑटोक्लेव वर्क करता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ऑटोक्लेव, ठीक है। ऑटोक्लेव की मैकेनिज्म क्या है, देखो, स्टेरिलाइजेशन इज डन बाय स्टीम। स्टेरिलाइजेशन कैसे होता है, स्टेरिलाइजेशन इज डन बाय स्टीम अंडर प्रेशर, ठीक है। यानी हाई प्रेशर पर, अंडर हाई प्रेशर पर क्या करते हैं हम, स्टेरिलाइजेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसमें ऑटोक्लेव में होता क्या है, इन एन ऑटोक्लेव द वाटर, यानी जो हम वाटर इसमें जो यूज करते हैं, वाटर क्या होता है, इन एन ऑटोक्लेव व्हेन वाटर इज बॉइल्ड, जब इसमें वाटर क्या होता है, बॉइल्ड होता है, और
बॉयल होने के बाद वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, सीधी सी बात है, भाप बनेगी, पानी जब गर्म होगा तो भाप में क्या होगा, वो कन्वर्ट होगा। और कन्वर्ट होने के बाद में क्या होगा कि इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स टू सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी ऑटोक्लेव के अंदर जब वाटर क्या होता है, बॉइल्ड होता है, तो जो वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा है एंड वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर इक्वल्स दैट ऑफ सराउंडिंग प्रेशर। मतलब जो ऑटोक्लेव के अंदर जो प्रेशर है, वो प्रेशर यानी जो वेपर के थ्रू जो प्रेशर जनरेट हुआ है, यानी पहले से पानी बॉयल हुआ, पानी बॉयल होने के बाद वहाँ पर वेपर्स बने, और वेपर बनने के बाद वहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हुआ, और उस प्रेशर का नाम क्या है, वेपर प्रेशर। तो वो प्रेशर जब जनरेट होगा तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सराउंडिंग प्रेशर के बराबर हो जाएगा। जो वहाँ के आसपास का जो प्रेशर है उसके बराबर क्या हो जाएगा, उसके इक्वल हो जाएगा। और इक्वल होने के बाद में फिर क्या होगा, जब प्रेशर इंक्रीज होगा यानी तो उसके बाद में उसके ऑटोक्लेव के अंदर देन द प्रेशर इंक्रीज इनसाइड द क्लोज्ड वेसल्स, यानी ऑटोक्लेव क्या, एक क्लोज्ड वेसल्स है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है, जिसको हम टाइटली क्लोज कर देते हैं, इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद में उसको टाइटली क्लोज कर देते हैं। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू गर्म होता है, गर्म होने के बाद वहाँ पर वेपर प्रेशर जनरेट होता है, और वो जैसे ही प्रेशर सराउंडिंग प्रेशर के बराबर में होता है, देन उसके बाद में जो उस ऑटोक्लेव के अंदर का जो प्रेशर है वो बढ़ना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे उस क्लोज्ड वेसल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा, उसी प्रकार वो लीड करेगा किसको, वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाना भी शुरू कर देगा, ठीक है। देन इंक्रीज इनसाइड द क्लोज्ड वेसल्स एंड देन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ जो टेम्परेचर है वहाँ का, इंक्रीज टेम्परेचर एंड इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ऑटोक्लेव का टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, और वहाँ पर एक सैचुरेटेड स्टीम का क्या होगा, निर्माण होगा, एंड फॉर्म सैचुरेटेड स्टीम्स, यानी सैचुरेटेड स्टीम का क्या होगा, फॉर्म होगा, जो कैसी होती है, विच इज बेटर फॉर पेनिट्रेट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पेनिट्रेट करने के लिए, किल करने के लिए वो स्टीम कैसी होती है, बहुत ज़्यादा बेटर होती है। यानी इस तरीके से ये जो ऑटोक्लेव है वो वर्क करता है। उसमें वाटर बॉयल होता है, फिर वो उसमें वेपर में कन्वर्ट होता है, और वेपर में कन्वर्ट होने के बाद वहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होता है, और जैसे वो प्रेशर अपने सराउंडिंग के इक्वल हो जाता है, देन उसके ऑटोक्लेव के अंदर का भी प्रेशर क्या होने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है। और जब अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है तो वो प्रेशर क्या करता है, उसके टेम्परेचर को भी बढ़ा देता है, यानी टेम्परेचर हाई हो जाता है। और टेम्परेचर हाई होने के बाद में वहाँ पर सैचुरेटेड स्टीम का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, और वो वही सैचुरेटेड स्टीम क्या करती है, हमारे आर्टिकल्स पर प्रेजेंट जितने भी माइक्रोब्स या पैथोजेंस हैं उनको किल कर देती है, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ ऑटोक्लेव, ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें ठीक है, इसका टेम्परेचर, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर टाइम क्या है, टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ ऑटोक्लेविंग, ठीक है। ये टाइम और टेम्परेचर क्या रखते हैं, देखो टेम्परेचर रखते हैं हम
टेम्परेचर जो रखते हैं वो रखेंगे हम 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस क्या रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे। टाइम जो रहेगा इसमें ऑटोक्लेविंग करते समय वो टाइम होगा आपका 15 से 45 मिनट, एटलीस्ट 15 to 45 मिनट्स एटलीस्ट, ठीक, कम से कम, ठीक है। प्रेशर जो होगा यहाँ पर, प्रेशर वो होगा आपका 15 पॉइंट्स स्क्वायर इंच, 15 पॉइंट्स स्क्वायर इंच कितना होगा, 15 पॉइंट्स इसका स्क्वायर इंच क्या होगा, इसका प्रेशर होगा। और इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं इसमें, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वो आपके होते हैं इसमें, देखो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट बात करें तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, सिरिंज हैं, निडल्स हैं, सिरिंजेज, निडल्स, ठीक है, मास्क, गाउन, ग्लव्स, ठीक है। और ये सभी क्या है, हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको हम ऑटोक्लेविंग के थ्रू स्टरलाइज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम रेडिएशन मेथड की, ठीक है। कौन सा मेथड, रेडिएशन मेथड, ठीक है। रेडिएशन मेथड कौन सा टाइप है, थर्ड टाइप है स्टरलाइजेशन का। रेडिएशन मेथड को हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला है हमारा नॉन आयोनाइजिंग, कौन सा है, नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है। दूसरा है आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग में हम यूज जो करते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशंस, कौन कौन सी, इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। और इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गई आपकी, और यूवी रेज हो गई, और यूवी रेज। इन रेज का, ये कैसी रेज है हमारी, नॉन आयोनाइजिंग रेज हैं, जिनका यूज हम कहाँ पर करते हैं, आर्टिकल्स को स्टरलाइज करने के लिए करते हैं। क्योंकि ये रेज जो होती हैं जर्मिसाइडल इफेक्ट होता है ये रेज का, और ये रेज उसकी प्रोटीन्स को क्या कर देती हैं, माइक्रोब्स की या पैथोजन की प्रोटीन्स को डिस्ट्रक्ट कर देती हैं, जिससे जब प्रोटीन डिस्ट्रक्ट हो जाती है, टूट जाती है, तो उसके बाद में उस बैक्टीरिया वायरस भी क्या हो जाता है, किल हो जाता है। नेक्स्ट है आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग में जो हम यूज करते हैं रेज वो होती हैं आपकी गामा रेज, एक्स रेज और कॉस्मिक रेज, ठीक है। ये रेज हम आयोनाइजिंग मेथड्स में इन रेज का यूज करते हैं, ठीक है। ये जो रेज होती हैं, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्या कर देती हैं, डीनेचुरेटेड कर देती हैं। जो माइक्रोब्स के अंदर का जो न्यूक्लियस या जो जेनेटिक मटेरियल है उसको डीनेचुरेटेड कर देती हैं, जिसकी वजह से न तो जो माइक्रोब्स या पैथोजन है न तो मल्टीप्लिकेशन ही कर पाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का मतलब नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ा पाता है, और ना ही वो अपनी ग्रोथ कर पाता है, ठीक है। तो इस मेथड से हम इस तरीके से आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग मेथड से भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स को स्टरलाइज करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है आपका फिल्ट्रेशन। कौन सा है, फिल्ट्रेशन। फोर्थ है आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन को भी हमने अगेन कई पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला है कैंडल मेथड्स। सेकंड है आपका एब्यूस्टोज मेथड, एब्यूस्टोज मेथड, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखो फिल्ट्रेशन, अगर सीधी सी बात हम फिल्ट्रेशन मेथड की ही बताएं तो फिल्ट्रेशन मेथड्स में हम ऐसे मटेरियल्स को
स्टरलाइज करते हैं, मतलब फिल्टर करते हैं जो हीट लेवल होते हैं। हीट लेवल का मतलब होता है जिनको गर्म करने पर जो डिस्ट्रक्ट होता है, उनके अंदर का जो कंटेंट है, जैसे एंटीबॉडी, ब्लड है, ब्लड के अंदर कई सारे कंपोनेंट होते हैं, यदि उनको हीट करेंगे तो वो क्या होंगे, कोआगुलेट हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको हमें क्या करना है, सिर्फ फिल्ट्रेशन मेथड से ही हमें क्या करना है, उनको क्लियर करना है। ठीक है, प्योर बनाना है। तो इस उनको जो हीट लेवल मटेरियल्स होते हैं उनको फिल्टर करने के लिए हम फिल्ट्रेशन मेथड्स का यूज करते हैं। मोस्टली ये फिल्ट्रेशन मेथड है, ये क्या है, एक मैकेनिकल मेथड उसमें भी आता है। ठीक है, तो इसमें कैंडल मेथड में क्या करते हैं, टू फिल्टर द वाटर, यानी वाटर को फिल्टर करने के लिए हम कैंडल मेथड का यूज करते हैं, टू फिल्टर द वाटर। ठीक है, वाटर को फिल्टर करने के लिए कैंडल मेथड्स का यूज किया जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल फ्लूइड होता है, एग्जांपल क्या है इसका, इंडस्ट्रियल फ्लूइड या ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग और लगा के लिख लो ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, एब्स्टोस मेथड में क्या होता है, इसका सिंगल यूज फिल्टर होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सिंगल यूज फिल्टर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसको सिंगल यूज फिल्टर होता है ये, और दूसरा अब इसको हम यूज नहीं करते हैं, इट इज़ नॉट यूज टुडे, आज के टाइम पर इट इज नॉट यूज्ड टुडे, आज के टाइम पर हम इस एब्स्टोस मेथड को यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, ड्यू टू इट्स कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी, यानी कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो पर्सन्स के अंदर कैंसर इंड्यूस कर दे, कैंसर को पैदा करे, उसको बोलते हैं कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कैंसरस सेल का बॉडी के अंदर निर्माण करें। तो एब्स्टोस मेथड को हम ये सिंगल यूज फिल्टर मेथड होता है, इसको आज के टाइम पर हम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि जिस फ्लूइड या जो सब्सटेंस को हम इस मेथड के थ्रू फिल्टर करते थे वो फिर कैसा हो जाता था, कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, यानी वो कैंसरस सेल को जन्म देता था बॉडी में जाकर के। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन फिल्टर। मेम्ब्रेन फिल्टर्स में हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं, यूज फिल्टर पेपर्स का क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। और जो भी पेरेंट्रल सॉल्यूशन होता है, कौन सा सॉल्यूशन होता है, पेरेंट्रल सॉल्यूशन को फिल्टर आउट करने के लिए पेरेंट्रल सॉल्यूशन को फिल्टर आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे आपका आईवी फ्लूइड है, ये सभी क्या है, हमारे पेरेंट्रल यानी जो इंट्रावीनियस हमें फ्लूइड देना होता है, उस फ्लूइड को फिल्टर आउट करने के लिए हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड का यूज करते हैं, जिसमें हम फिल्टर पेपर्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक मेरा खत्म हुआ। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिकल मेथड्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।